I don't know which type of doctor she is, but seven things you should never share in relationship जिसमें से इसने first topic ही choose किया body count. So according to her, we shouldn't share our body count to the partner or to the person whom we are going to be married or to be going to be in a relationship. फर्स्ट थिंग बेसिक थिंग जो बहुत ही बचपन में हमें सिखाया जाता है कि झूठ की बुनियाद पे कोई भी चीज़ बनी हुई वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती। ये बहुत ही बेसिक है। स्कूल्स में पेरेंट्स के थ्रू, एल्डर्स के थ्रू, ग्रैंडफादर्स के थ्रू, ग्रैंडमदर्स के थ्रू हमें ये सारा कुछ सुनने को मिलता है। झूठ के बेसिस पे रिलेशंस नहीं बनते, ये आज भी उतना ही सच है जितना कि 100 साल पहले था। क्या लगता है कि ठीक है, तुमने आज अपना बॉडी काउंट हाइड कर लिया, दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेगा। मैं मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दूसरे को डेफिनेटली भले ही उसे एक 100% सर्टेन तरीके से उसे ना पता चले, उसे प्रूफ के साथ ना पता चले, बट उसे फील ज़रूर हो जाएगा कि बॉडी काउंट तुम्हारा हाई है, लो है, फील हो जाएगा दूसरे पर्सन को। पहली चीज़ तो ये ठीक है, ये एक फीलिंग बेस्ड हो गया। तुम एक ऐसा रिलेशन बनाने जा रहे हो जिसमें तुम एक दूसरे को कमिट कर रहे हो पूरी लाइफ साथ बिताने का, whether it is married relation or not. I'm not talking about nuptial relationship, I'm only talking about relationships। और वो आज के हुकअप कल्चर, कैजुअल्स, बेंचिंग और ये सारा जो ड्रामा है वो नहीं। I'm talking about proper healthy committed relationships only। अगर हम इसके ये जो लेडी थी इसके अगर अकॉर्डिंग हम चलें तो पहला पॉइंट हमें बॉडी काउंट हाइड करना चाहिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के लिए डिफरेंट तरीके से होंगे, दोनों जेंडर्स के लिए। पहला अगर मैं फ़ीमेल्स के लिए बोलूँ कि फ़ीमेल्स के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर मेल, उनका पार्टनर जो है, वो अगर अपना बॉडी काउंट हाइड करता है तो। पहला जो एटलीस्ट मैं अभी सोच पा रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। पहला, ज़्यादा बॉडी काउंट होने से, हाई बॉडी काउंट होने से एक जो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, ये दोनों के केस में इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाता है। हम इमोशन से उतने ही ज़्यादा दूर जाने लगते हैं। लड़कों को इश्क से भरोसा उठने लगता है, उन्हें लगता है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। तो ऑब्जेक्टिफाई वो विमेन को ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू वो पर्सन जिनका बॉडी काउंट हाई है, 0 है। सेकंड, मैं ये भी नहीं कह रहा कि विमेन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बॉडी काउंट, कुछ के लिए है, बट कंपेयर टू मेल एंड फीमेल अगर हम देखें तो मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैंने अच्छी खासी क्रेडिबल रिसर्चेज मैंने जो पढ़ी है और जो मेरे सर्वेज खुद करे हैं, जो मेरे खुद से मैंने ऑब्जर्व किया है, 100 एटलीस्ट मोर देन 500 पीपल से मैंने कन्वर्सेशंस करी है बहुत जेंडर्स में। उनमें से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स रही हैं, मोस्ट ऑफ द वीमेन रही हैं जिन्हें बॉडी काउंट से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है जितना मेल्स को फ़र्क पड़ा है। लिसन केयरफुली, फीमेल्स को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है जितना मेल्स को पड़ा है। मेल्स टेरिटोरियल हैं, उन्हें वो फिजिकल टच उनके लिए एक वायलेशन ऑफ कोड है। तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट दैट अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड को उसी लड़के का ही क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड अगर हैंडशेक भी करेगा ना, कंधे पे हाथ रख भी देगा ना, तो भी उस लड़के को थोड़ा सा हिट होगा। भले ही वो इग्नोर कर देगा, भले ही वो माइंड नहीं करेगा, भले ही कोई दोनों में से किसी के ऊपर वो क्वेश्चन नहीं रेज करेगा, बट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा। एंड फीमेल्स के केस में भी होता होगा, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं। तो मोस्ट उन्हें भी होता है क्योंकि जिस लेवल का मैंने पॉजिटिवनेस देखा है फीमेल्स में वो है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, बॉडी काउंट हाइड करने से फिर फीमेल्स को क्या हार्म है? अगर ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाता है मेल्स का, एंड
मेल्स के केस में देखा होगा ये भी कि कई बार एक इश्क जो बचपन का इश्क, टीनेज इश्क है, वो टूटता है तो लड़के पूरी ज़िंदगी उसी इश्क की तलाश में बिता देते हैं। मरते टाइम भी, ओल्ड एज के बाद भी शायरियाँ लिखना, कविताएं लिखना, पोइट्रियाँ लिखना, ये पोइट्रीज लिखना, ये सारा मेल्स ने किया है। और वो उन अपनी बिछड़ी हुई यादों के लिए भी बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। कंपेयर टू दैट फीमेल्स इस तरह की बहुत कम मिलेंगी। मेल्स के ऊपर क्या हार्म है अगर फीमेल की बॉडी काउंट हाई है तो? मेल्स, पहला तो वो, ये वर्ड बुरा हो सकता है, ये वर्ड अच्छा ना लगे, बट मेल्स को डिस्गस्टिंग फील होता है। मोस्ट ऑफ द मेल्स को वो नहीं टच में आना चाहते हैं। ठीक है, ये प्योरिटी वाला कल्चर कंसिडर करो ना करो वो अलग फैक्टर है, बट उसके अलावा भी जो फैक्टर्स होते हैं वो डिसिप्लिन। एक लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। वो सेलेक्टर होती है कि उसे किसके साथ इंटरकोर्स करना है, एंड मेल्स कॉम्पिटिट करते हैं उस पोजीशन के लिए। तो विमेन जिसे अलाउ करेंगी वो ही उनके साथ रह पाएगा। एंड नाउडेज ब्रूटल फोर्स या फिजिकल ब्रूट फोर्स अब बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर, मैं नहीं कह रहा नहीं है, बट ना के बराबर है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो अगर फिर हम बात करें कि मेल्स के जो साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो उस डिसिप्लिन पे, कि अगर फ्यूचर में इस लेडी को और भी ऑप्शंस मिले, मुझसे बेटर मिला, तो क्या ये ऐसी पर्सन है जो मेरे साथ रहेगी, या ये ऐसी पर्सन है जो मुड़ जाएगी, मुकर जाएगी, तर्क ताल्लुकात कर लेगी, सेपरेशन ऑफ टाइज, सेपरेट हो जाएगी, आगे चली जाएगी और अपनी लाइफ बिताएगी लग्जरी तरीके से, मोर लग्जरियस तरीके से। और ऐसे कई एग्जांपल्स हमें मिले हैं जिसमें विमेन ने अपनी पास्ट लाइफ, जो कि रिचड लाइफ रही इकोनॉमिकली, उसे छोड़कर एक लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा सारी फीमेल्स, मैं वो नहीं बन सकता जो बहुत सारे लोग इस वक्त इंटरनेट पे हैं, लेकिन मैं हमेशा उस तरह की ही बात करने की कोशिश करूँगा एटलीस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक फैमिलीज ग्रेटर, आई वॉन्ट फैमिलीज टू बी हैप्पी। मैं चाहता हूँ कि फैमिलीज ग्रो करें, फ्लरिश करें, दोनों की कोऑपरेशन से। एंड एवरी वन और एनी वन हु इज सेइंग दैट मेल्स आर ट्रैश, women are trash, we don't need men, we don't need women, both are most stupidest creatures on this earth। इवन एनिमल्स जानते हैं यार कि दोनों को अपोजिट जेंडर की ज़रूरत है। एनिमल्स जानते हैं, उन्होंने कभी इस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं निकाला कि वी विल एक्सटर्मिनेट द अपोजिट जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी तरह की चीज़, ये थोड़ा सा ध्यान देने जरूरत है कि किसी भी तरह की चीज़ को, ह्यूमन बायोलॉजी को पार्टिकुलरली, हम हमेशा सोशल कंस्ट्रक्ट के पैरामीटर्स से नहीं रख सकते। ह्यूमन बायोलॉजी इज़ नॉट अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ह्यूमन नेचर might be a result of social construct, but human biology is not। 3 points are here, and three terms are very different: human nature, and social construct। These three are separate things। So अगर तुम social construct को human biology में ला रहे हो और उसे उसमें implement करना चाह रहे हो, तो that's not possible, that's unhealthy for both सोशल कंस्ट्रक्ट के लिए भी और ह्यूमन बायोलॉजी के लिए भी। तो तीनों को अलग अलग पोजीशन में रखना, एंड ह्यूमन नेचर इसके बीच में आता है। तो अगर हम ह्यूमन बायोलॉजी को नेगेट करके हम सोशल कंस्ट्रक्ट को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फिर हम एक हिपोक्रेट हैं, एक ठीक ठाक वाले। बैलेंस चाहिए, हर चीज़ बैलेंस से चल रही है। अर्थ का रिवॉल्यूशन भी एक बैलेंस पे है, अर्थ का सर्वाइवल भी एक बैलेंस पे है, सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस का सर्वाइवल बैलेंस पे है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर चीज़ें बर्बादी की ही तरफ जाएंगी। तो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग अगेन दैट इस तरह के फॉलोअर और इस तरह के इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, वॉट एवर, और अगर ये रियल में कोई डॉक्टर है, मेडिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के डॉक्टर है, मुझे नहीं पता, डॉक्टरेट है या डॉक्टर है, आई डोंट नो, stay away from these people, stay away from every single individual who is saying that you should leave your marriage। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक रिलेशन से भी रहने का कोई ख़ास फ़ायदा है, बट डू योर बेस्ट,
पुश योर लिमिट्स, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशन लिमिट्स पुश करने के लिए फोर्स करता है, हमें फोर्स फोर्स करेगा वो। एंड हाउ कैन यू डिफाइन योर लिमिट्स? लड़ाई झगड़ा करो चलेगा, मारपीट नहीं, फिजिकल फोर्स ठीक नहीं है, ठीक है। एंड एक लिमिट के आगे वर्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब नहीं होते, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होते। तो वो लिमिटेशन कहाँ से आएगी, वो बैलेंस कहाँ से आएगी, दैट्स अप टू यू टू कंसिडर, बिकॉज इट्स योर लाइफ, you are going to be close together, you are going to spend your entire life together, you are going to be with each other in the diseases, in the ailments, in every drama of society. Prioritize your relationship and stay away from social media as far as possible. It's very toxic, it's very toxic nowadays. So शबा खैर, ख्याल रखो, गुड नाइट, बाय बाय।